वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। लाइन ऑफ कंट्रोल और पाक अफगान बॉर्डर लग ऐसे रहा है कि दोनों महाजों पर जंग का बिगल बजने वाला है। अजीत डोवाल की मुलाकातें और भारत की जंगी तैयारियां दोनों एक साथ जुड़ी हैं। यही वजह है कि एक जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल के पुंछ सेक्टर पर भारतीय फौज सरगर्म होती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान की जानिब से चमन में पाकिस्तानी शहरी आबादी पर बमबारी करके पाकिस्तान को एक मरतबा फिर मुंह तोड़ जवाब देने और जंग में कूदने पर उकसाया जा रहा है। इसके साथ साथ खुसूसी ट्रेनों के जरिए जंगी साजो सामान सिंध और पंजाब से मुत्तसिल बॉर्डर पर मुंतकिल भी किया जा रहा है। और इस सूरत हाल में यह सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि क्या भारत ने एक नई और मुकम्मल जंग छेड़ने का इरादा कर लिया है? अगर ऐसा है तो ये महाज यानी जंग का महाज कब तक गर्म होगा? अफगान पालतू तालिबान को कब तक इस्तेमाल करेंगे? और पाकिस्तान की तरफ से मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज के हवाले से नए नॉटम की क्या अहमियत है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि सूरत हाल अब कौन सा नया रुख इख्तियार कर रही है। सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों में इंडिया की तरफ से कई मुकामात, ख़ास तौर पर पंजाब के इंटरनेशनल बॉर्डर से मुत्तसिल भारतीय इलाकों और लाइन ऑफ कंट्रोल के जो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं वहाँ पर वॉर ड्रिल्स की गई हैं। मॉकआउट किया गया है, वहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है, सायरन बजाए गए हैं और इस तरह की दीगर सरगर्मियाँ। पुंछ सेक्टर में भी कल रात इसी तरह की एक्टिविटी की गई, लेकिन इस एक्टिविटी की ख़ास बात ये थी कि ये जो जंगी सायरन हैं ये ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं ड्यूरेशन के लिए पुंछ सेक्टर में बजाए गए। और इसके साथ साथ पुंछ सेक्टर के ऊपर भारतीय जंगी तैयारों की परवाजें भी रिकॉर्ड की गई हैं। और इसके साथ साथ जिस वक्त इंडिया जो है वो पुंछ सेक्टर के मकबूजा कश्मीर के एरिया के अंदर ये जो जंगी सायरन है ये बजा रहा था, उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर इंडियन ड्रोन्स की परवाज़ों को भी रिकॉर्ड किया गया है। ख़ास बात यह है कि ये महज एक अलग सी कार्रवाई इस वजह से लगती है कि इस मॉक ड्रिल के दौरान बड़ी तादाद के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिलिट्री मूवमेंट को भी रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ वीडियोस भी इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनके अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन ट्रेन्स के ज़रिए बड़ी तादाद में जो भारतीय जंगी साजो सामान है, जिसमें टैंक हैं, तोपें हैं, जिसमें मिसाइल लॉन्चर्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, ये बॉर्डर पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। राजस्थान का वो एरिया जो पंजाब और सिंध से मुत्तसिल है, वहाँ पर बड़ी तादाद में भारतीय फ़ौजियों को ना सिर्फ तैनात किया गया है, बल्कि बड़ी तादाद में फ़ौजियों के साथ साथ वहाँ पर भारी जंगी साजो सामान को भी मुंतकिल किया गया है, जिसके बारे में इंडियन फ़ौज की तरफ से कोई जो है ना बहाना या जवाब नहीं तराशा गया। क्योंकि इससे पहले जब भी इंडियन मिलिट्री मूवमेंट होती थी वो इस बात का इजहार करते थे कि जनाब हम यहाँ पर वॉर ड्रिल्स कर रहे हैं। अब आखिरी मरतबा इंडिया की तरफ से जो वॉर ड्रिल्स की गई हैं वो आज से तकरीबन 1 महीना पहले की गई थी। अब वॉर ड्रिल्स के इख्तिताम के बाद जंगी साजो सामान को मुंतकिल करना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा है कि इंडिया कोई नई जंग के या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को दोबारा इस्तेमाल करने की लाइंस के ऊपर है। और अगर ऐसा ही है तो फिर इसका दूसरा सबूत हमें पाक अफगान बॉर्डर के अचानक दोबारा गर्म होने की सूरत में मिलता है। क्योंकि हालिया दिनों में ये जो पाक अफगान बॉर्डर है ये काफ़ी दिनों तक खामोश रहा था। और इस दौरान पाक अफगान बॉर्डर पर ना पाकिस्तान और ना ही अफगानिस्तान दोनों की तरफ से किसी तरह की कोई गोली चलाई गई थी, किसी तरह की कोई सरहदी झड़प नहीं हुई थी। और ईद उल फितर के मौके पर जो सीज फायर किया गया था वो अब तक मेंटेन था। लेकिन गुज़िश्ता 4 रोज़ के दौरान ये जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान झड़पें हुई हैं। और ये सब कुछ उस मौके पर हो रहा है जब अजीत डोवाल जो कि भारत का कौमी सलामती का मुशीर है वो मिडिल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में धक्के खाता फिर रहा है और मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कर रहा है। और ये मुलाकातें जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है ये खारिजज इल्लत नहीं है, क्योंकि उसके इस दौरे का पाक अफगान बॉर्डर के दोबारा गर्म होने के साथ बराह रास्त तालमेल होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही अजीत डोवाल ने मुत्तहिदा अरब अमारात की
सरजमीन पर कदम रखा, उसी मौके पर ये जो पाक अफगान बॉर्डर है ये एक मर्तबा फिर गर्म हो गया। एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर कुन्नड़ यूनिवर्सिटी पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया। उस हमले के जवाब में चमन सेक्टर और कुरम सेक्टर के अंदर पाकिस्तानी पोस्टों पर जो है अफगान तालिबान उनकी तरफ से फायरिंग और बमबारी की गई। और आज इस हवाले से ये पेशरफ्त सामने आई है कि शहरी आबादी भी जो कि चमन सेक्टर से मुत्तसिल इजला में रिहाइश पजीर थी, उस शहरी आबादी के ऊपर अफगान तालिबान की तरफ से बमबारी की गई और मुतअद्दिद मकानात को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, जिसके नतीजे में कुछ लोगों के ज़ख्मी होने और उनके जो मकानात हैं उनके तबाह होने की इतलात सामने आ रही हैं। उसके चंद मनाजर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो बमबारी और अफगान तालिबान की तरफ से फायरिंग थी उसका सख्त जवाब दिया गया और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी बमबारी करते हुए अफगान तालिबान की कई चेक पोस्टों को निशाना बनाकर उनको तबाह कर दिया गया। लेकिन ये जो एक दूसरे के साथ मरबूत वाक़यात हैं इनको कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल को, क्योंकि जैसे इंडिया की तरफ से बिल्डअप किया गया, ट्रेनें खुसूसी तौर पर जंगी साजो सामान को बॉर्डर एरिया तक मुंतकिल करने के लिए चलाई गई, तो पाकिस्तान की तरफ से भी इसका रद्द-ए-अमल दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी नेवी को वॉर ड्रिल्स के लिए जो है वो मामूर कर दिया। पाकिस्तान नेवी ने हालिया दिनों में 3 मिसाइल तजुर्बात किए हैं। स्मैश 3 का तजुर्बा किया है, तैमूर एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का तजुर्बा किया गया है और कल फतह 2 का भी जो एक्सटेंडेड रेंज का तजुर्बा है वो किया गया है। और फतह मिसाइल ने भी 400 किलोमीटर की एक्सटेंडेड रेंज के साथ निहायत दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि फतह का ये जो तजुर्बा है, इनफैक्ट इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका CEP था, यानी CEP से मुराद जो हदफ है उसको निहायत दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाना है। और CEP इनफैक्ट आपका टारगेटेड एरिया होता है जिसको आपने निशाना बनाना है। लिहाजा फतह 2 ने अपनी CEP जो कि तकरीबन 4 से 5 मीटर के दरमियान बताई जाती है, वहाँ पर निहायत एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाया, जो कि एक एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम की बेहतरीन मिसाल समझी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो फतह 2 है वो अब एक्सटेंडेड रेंज के ज़रिए रवायती जंग में बड़ी बढ़तरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर इस सिस्टम को ऑपरेशनल कर दिया जाए तो ये पाकिस्तान की डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी और हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसके साथ साथ इसकी मदद से पाकिस्तान की जो किल वेब है वो भी मुकम्मल हो जाती है। पाकिस्तान के अर्थ ऑब्जर्वेटरी 3 सैटेलाइट जो कि ख़ास तौर पर मिलिट्री पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान के एवैक्स तैयारों को जोड़ दिया जाए तो सेंसर टू शूटर चेन पाकिस्तान की मुकम्मल हो जाती है। और ये नुक्ता भी आपको जहन में रखना चाहिए कि फतह 2 इनफैक्ट पाकिस्तान का एक इसको हम मिसाइल नहीं कह सकते, लेकिन ये रॉकेट भी अब नहीं है, ये इनफैक्ट रॉकेट और मिसाइल की एक दरमियानी शक्ल है, यानी रॉकेट और मिसाइल की एक हाइब्रिड शक्ल है जिसको पाकिस्तान की तरफ से तैयार किया गया है। यानी रॉकेट की अगर मैं बात करूं तो रॉकेट सीधा फायर करता है, सीधे रास्ते पर जाता है और अमूमी तौर पर या तो ये अनगाइडेड होता है या कम गाइडेड होता है, और ये ज़्यादातर एरिया बम्बार्डमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाइल जो है उसके अंदर गाइडेड सिस्टम मौजूद होता है, प्रिसीशन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी होती है, और उसमें नेविगेशन और सेंसर्स दोनों नस्ब किए जाते हैं। फतह 2 को अगर मैं तकनीकी तौर पर आपको बताऊं तो ये गाइडेड MLRS है, यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, और ये क्वेसी ब्लास्टिक गाइडेड रॉकेट भी इसको कहा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो एक रॉकेट सिस्टम है, लेकिन ये
गाइडेंस सिस्टम के साथ चलते हुए अपनी ट्रैजेक्टरी को बदल सकता है और हाईली एक्यूरेसी के साथ अपना जो हदफ है उसको निशाना बना सकता है। यानी ये आम रॉकेट भी नहीं है और मुकम्मल बैलिस्टिक मिसाइल भी नहीं है। और पाकिस्तान की तरफ से ये जो नई डिवाइस को तैयार किया गया है ये मनूवरेबल भी है, यानी ये खास तौर पर इंडिया के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लिहाजा पाकिस्तान का जो अपनी जंगी तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज के लिए भी एक नोटम जारी किया गया है और मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज से ऊपर जो फ़ज़ाई हदूद है कम से कम 7,000 से 12,000 फुट तक की, उसको बंद कर दिया गया है मुकर्ररा औकात में। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ड्रिल्स की जाएंगी, खासतौर पर लाइव फायरिंग ड्रिल्स, उसके अंदर भी किसी नए रॉकेट सिस्टम या एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा किया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अपने अमल के साथ इस बात का इंडिया को वाज़े इशारा दे रहा है कि जनाब जो है वो ध्यान करना, इस मर्तबा किसी तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। और अगर इस मर्तबा किसी का फ़ोन आ गया कि जनाब आप ये जंग बंद कर दें, तो इस मर्तबा ये कार्रवाई किसी की टेलीफोन कॉल के ऊपर भी नहीं रुकेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हालिया दिनों में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक नई सालाना रिपोर्ट भी शाया की गई है, जिसके मुताबिक 2025 में इंडिया सबसे ज़्यादा दिफाई इखराजात करने वाले 5 बड़े ममालिक में शामिल था, जबकि इंडिया और पाकिस्तान ने अपने अपने दिफाई बजट्स में खातर खा इजाफा किया है। सिप्री के मुताबिक सन 2025 में इंडिया ने दिफाई इखराजात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 8.9% इजाफा किया, जिसके बाद इंडिया के अस्करी मकासद के लिए खर्च की जाने वाली रकम 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान के दिफाई इखराजात में 11% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के मजमूई दिफाई इखराजात 11.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं और पाकिस्तान दिफाई इखराजात करने वाले ममालिक की फहरिस्त में 31वें नंबर तक आ गया है। रिपोर्ट में खास तौर पर मई में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 रोज़ा लड़ाई हुई थी, इसके बारे में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि इस लड़ाई में दोनों मुल्कों की जानिब से जंगी तैयारों, ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल भी किया गया था। और इस बात का जिक्र भी किया गया है कि पाकिस्तान ने रफाल तैयारों को भी गिराया था। तो इसका मतलब ये है जनाब कि दुनिया ये बात को बखूबी अंदाज में समझ रही है कि इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान ने किस तरह तंदूर में बदला। और अगर इस मर्तबा इंडिया की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को शुरू करने की कोशिश की गई, तो पाकिस्तान इस तंदूर का दायरा कहां तक फैलाएगा, इसके बारे में किसी को कोई गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। ये जो मॉक ड्रिल्स हैं ये आपके इंतखाबात के लिए तो कारआमद हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान को दबाव में लाने या पाकिस्तान को किसी तरह की वॉर मैसेजिंग देने में ये किसी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। इस बात को जहन में रखना चाहिए। बाकी अगर जंग का शौक़ है तो जनाब ए घोड़ा तो घोड़े का मैदान, जब दिल करे आ जाए, आपकी भरपूर अंदाज में तसल्ली कराई जाएगी। चाहे जो है मशरकी बॉर्डर से आए, चाहे मगरबी बॉर्डर से आए, या दोनों तरफ से एक साथ आए, भरपूर तसल्ली गारंटी के साथ की जाएगी। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।